हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगुलरिटी के बारे में पढ़ा था। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और उसके बाद हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी विच इज़ नोन एज रिन्यूएबल सिंगुलरिटी, पोल एंड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। क्या रिन्यूएबल सिंगुलरिटी में हमने पढ़ा था कि जो सिंगुलरिटी आपकी जैसे ही हम फंक्शन को रीडिफाइन करें वो रिमूव हो जाए। मतलब आपका जो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा किसी भी फंक्शन का, जिस फंक्शन के अंदर सिंगुलरिटी है उसका लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन करें और उसके प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना आए तो वो होगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी उस पॉइंट पे। अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं किसी पॉइंट्स के एक्सपेंशन पे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वहाँ पे पोल मिलेगा और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएगी उतने ही ऑर्डर का क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और इनफाइनाइट जो अगर टर्म्स आई लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में तो आप बोलोगे वहाँ पे क्या है, आपकी असेंशियल सिंगुलरिटी है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक से की थी अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेजिड्यू। रेजिड्यू वैसे तो 4th यूनिट का पूरा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको कर लेंगे। बीच में कुछ एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे हम 4th यूनिट के साथ करेंगे क्योंकि वो एग्जाम्पल एज इट इज़ दिए हुए वहाँ पर भी। तो रेजिड्यू क्या कहता है, सपोज एफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट ए। रेजिड्यू एक्चुअल में है क्या, किसी भी फंक्शन का कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे सिंगुलरिटी रखता है, किसी पॉइंट पे डोमेन के किसी पॉइंट पे अगर नॉन एनालिटिक है मतलब वहाँ पे एनालिटिक नहीं है और वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, तो क्या होगा जब हम उस फंक्शन को लोरेंट सीरीज में एक्सपेंड करेंगे तो जो 1/z-a का कोफिशिएंट आएगा, जैसे मतलब n को मैंने 1 रखा तो b1 कितना मिलेगा, z-a⁻1। तो जो b1 होगा ना वही आपका फंक्शन का क्या होगा, रेजिड्यू होगा। मतलब 1/z-a का कोफिशिएंट जो बनेगा, कोफिशिएंट्स ऑफ 1/z-a, इसका जो कोफिशिएंट आएगा, इसका कोफिशिएंट होता है क्या है, b1। भाई n को 1 रखते ही मिलेगा हमें 1/z-a की पावर। इसका तो बात ही नहीं करनी है सिंगुलरिटी में, सिर्फ इस पार्ट पे चलेंगे। तो क्या आएगा, b1 जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेजिड्यू कहलाएगा। और किस पे कहलाएगा, जहां पे सिंगुलरिटी है, मतलब रेजिड्यू एट z=a के ऊपर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एफ जेड हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ए, देन एफ जेड कैन बी एक्सपेंड इन द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। अगर सिंगुलर पॉइंट रखता है तो लोरेंट सीरीज में ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी डोमेन थी, इस डोमेन के ऊपर फंक्शन डिफाइन है और इस पॉइंट पे मान लिया ए पॉइंट पे ये क्या है, सिंगुलरिटी है, मतलब यहाँ पे नॉन एनालिटिक है। तो इस पॉइंट को हटाते ही यहाँ पे एक होल बन जाएगा, होल बनाते ही ये क्या बन गया, एक एनुलस रीजन। और एनुलस रीजन पे फंक्शन एनालिटिक है तो उसका कैसा एक्सपेंशन होता है, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है। रिंग सेफ रीजन उस पर कैसा एक्सपेंशन होगा, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो कह रहा है वेयर ए एन ये होता है, बी एन ये होता है, ये लोरेंट सीरीज में आप पढ़ चुके हो काफ़ी बार। एंड सी इज एनी पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज कंटूर इंटीरियर टू द एनुलस डोमेन 0 <z-a <r एंड एनक्लोजिंग द पॉइंट ए, द कॉम्प्लेक्स नंबर b1 विच इज द कोफिशियंट ऑफ 1/z-a इन द एक्सपेंशन 1। ये जो एक्सपेंशन था इसमें जो b1 जो कोफिशियंट होगा, जो 1/z-a का जो कोफिशियंट बनेगा b1, वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द रेजिड्यू ऑफ एट एफ एट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ए के ऊपर क्या कहलाएगा, वो उसका रेजिड्यू कहलाएगा। मतलब हमें सिर्फ क्या निकालना है, 1/z-a का कोफिशियंट पता होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए b1 क्या है, वही आपका क्या बन जाएगा, रेजिड्यू बन जाएगा। अब इस पे बेसिक नेक्स्ट थ्योरम आती है, देखो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हमें पता चलेगा, देखो हमने पता है कि जब भी हम फंक्शन में लिखें कि फंक्शन की ए पॉइंट पे मान लिया एम ऑर्डर की जीरो है तो हम इस तरीके लिखते थे ना फंक्शन को, एफ जेड इक्वल टू जी ऑफ जेड इंटू z-a⁻m। तो हम क्या बोल देते थे कि इस फंक्शन के पास ए पॉइंट के ऊपर एम ऑर्डर की जीरो है। ए पॉइंट के ऊपर कितने ऑर्डर की जीरो है, एम ऑर्डर की जीरो है। तो अब वही काम अब बोल रहा है कि पोल में भी हम इस तरह फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता था, वेयर जी जेड इज एनालिटिक, जी जेड जो था वो क्या था, एनालिटिक था, एंड जी ऑफ जेड जो था वो नॉन जीरो था, किसके ऊपर, एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर। सेम काम यहाँ पे आएगा। देखो कि अब ये कह रहा है कि किसी पॉइंट पे यदि सिंगुलर, कोई पॉइंट पे सिंगुलर पॉइंट आपको मिलता है, कोई पॉइंट फंक्शन जिस पे ऊपर सिंगुलर होता है कोई पॉइंट सिंगुलर बन जाता है किसी फंक्शन का, तो एफ क्या है, एफ उस पॉइंट पे पोल रखेगा कितने ऑर्डर का, एम ऑर्डर का,
इफ एंड ओनली इफ एफ जेड कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, इस तरीके से लिखा जाए। देखो जीरो मिलेगी तो ऊपर होना चाहिए जेड माइनस ए की पावर एम। भाई ऊपर पॉइंट जीरो पुट करेंगे ना जेड इक्वल टू ए को, तो ऊपर वाला जब जीरो बनेगा तभी तो फंक्शन जीरो बनता है। तो जैसे ही जीरो रखेंगे तो ऊपर होना चाहिए, और जब पोल की बात करेंगे तो आपको सिंगुलर पॉइंट क्या चाहिए, नीचे, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो। तो जेड माइनस ए की पावर एम, तो एफ जेड कैसे लिखा जाएगा, फाइव जेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम लिखा जाएगा। वही काम है कि फाइव जेड एनालिटिक होगा और नॉन जीरो होगा एट ए के ऊपर। देखो दोनों में सेम ही है, जीरो चाहिए तो आपको पता है जब ऊपर वाला जीरो बनेगा तो जीरो होता है। तो यहाँ पे आपको जेड माइनस ए ऊपर मिलेगा पावर एम के साथ, एम ऑर्डर की जीरो थी। लेकिन जब पोल की बात होगी तो आपको पता है फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा। जब जेड इक्वल टू ए पुट करेंगे जीरो के ऊपर, मतलब नीचे वाला जब जीरो बने, तो यहाँ पे हम जेड माइनस ए की पावर को एम जो है वो नीचे की तरफ लिखते हैं। तो ये होगा, इस तरह से फंक्शन लिखा जाएगा यदि फंक्शन के पास एम ऑर्डर का पोल है। इस तरह से फंक्शन लिखा गया था जब फंक्शन के पास एम ऑर्डर की क्या थी, जीरो थी। मोर एवर कह रहा है कि रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए फाइव ऑफ जेड, जब एम की वैल्यू वन पुट करूंगा तो रेजिड्यू आएगा जेड इक्वल टू ए के ऊपर फाइव ऑफ ए के बराबर, ये भी प्रूव करना है। और जब एम की वैल्यू में ग्रेटर देन इक्वल टू टू पुट करूंगा तो रेजिड्यू आएगा एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर कितना, फाइव एम माइनस वन, फाइव का एम माइनस वनथ डेरिवेटिव एट ए के ऊपर अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल जब रहेगा एम ग्रेटर देन इक्वल टू टू। देखो फर्स्ट अज्यूम करते हैं कि एफ जेड ऐसा लिखा गया। एफ जेड कैसा लिखा गया, फाइव ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम में लिखा गया। वेयर फाइव ऑफ जेड एनालिटिक दे रखा है और नॉन जीरो दे रखा है एट ए के ऊपर। देखो फाइव ऑफ जेड तो पूरे पे एनालिटिक है। अब फाइव ऑफ जेड पूरे पे एनालिटिक है तो फाइव ऑफ जेड तो कहीं सिंगुलर नहीं रखता ना अपना कोई भी पॉइंट। फाइव ऑफ जेड का तो किसी भी पॉइंट पे फाइव ऑफ जेड एनालिटिक सिटी को ब्रेक नहीं करता, तो फाइव ऑफ जेड का कैसा एक्सपेंशन होगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो फाइव ऑफ जेड, सिंस फाइव ऑफ जेड इज एनालिटिक एट ए, ए पे एनालिटिक है तो ए के ऊपर पूरी डोमेन के ऊपर फाइव ऑफ जेड एनालिटिक है, तो इसका कैसा एक्सपेंशन होगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखो फाइव ऑफ जेड की वैल्यू। सो फाइव ऑफ जेड इक्वल टू, फाइव ऑफ जेड इक्वल टू हो गया फाइव ऑफ ए प्लस फाइव डैश ए बाई वन फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए प्लस फाइव डबल डैश बाई टू फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए की पावर टू। इसी तरह से टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है ना, प्लस एंड सोन चलता चला जाएगा आगे तक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, m माइनस वन तक तो ये आ जाएगा, प्लस इसके बाद जब m के बाद वाली जो होगी, m और m के बाद वाली टर्म वो सारी लिखी जाएंगी ऐसे ही। तो मैंने उन सबको क्या लिख लिया, समेशन की फॉर्म में लिख लिया और n को वेरी करा दिया m से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वेयर n इक्वल टू एम टू इन्फिनिटी फाइव एन ए बाई एन फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए की पावर n। देखो ये लिखा क्या, जब मैं n पुट करूंगा तो अगली टर्म क्या आएगी, फाइव ऑफ एम ए बाई एम फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए की पावर m। फिर नेक्स्ट आ जाएगी m प्लस वन, फिर m प्लस टू, m प्लस थ्री एंड सोन इन्फिनिटी तक जाएगी। तो m और m के बाद वाली जितनी भी टर्म है उन सबको मैंने क्या रख लिया, समेशन की फॉर्म में रख लिया। अब एक चीज देखो, इन सम नेबरहुड z माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन ऑफ ए एंड फ्रॉम एक्सपेंशन वन इट फॉलोज डेट एफ फाइव ऑफ जेड की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर वन वाले में पुट कर दी, मतलब एफ ऑफ जेड में पुट कर दी। एफ ऑफ जेड आपका क्या था, एफ ऑफ जेड था फाइव ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम। तो फाइव ऑफ जेड यहाँ पुट करते ही सबके नीचे क्या लग जाएगा, जेड माइनस ए की पावर एम लग गई। अब एक चीज़ देखो, एफ जेड लिखा गया फाइव ऑफ ए बाई जेड माइनस ए की पावर एम प्लस फाइव डैश ए बाई वन फैक्टोरियल अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन, क्योंकि इनटू में था एक जेड माइनस ए और नीचे जेड माइनस ए की पावर एम लगेगी तो एक कट के क्या बच जाएगी, एम माइनस वन, इसमें बच जाएगी एम माइनस टू। अब एम माइनस वन वाले पे आते हैं, एम माइनस वन वाले पे आएंगे तो इसमें एक पावर बचेगी जेड माइनस ए, क्योंकि नीचे हमने एम से डिवाइड किया है और इधर एम माइनस वन पावर है, तो एम माइनस वन से एम माइनस वन कट गई, अपॉन में क्या बचा, एक बच गया। लेकिन इसके बाद कोई जेड माइनस ए नीचे बचेगा नहीं, हर टर्म में क्या बचेगा, जेड माइनस ए ऊपर बचेगा, क्योंकि जेड माइनस ए की पावर एम से डिवाइड करेंगे तो आ क्या जाएगा, n माइनस एम, क्योंकि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, m है। तो यहां पे देखो एक पावर बची जेड माइनस ए की, इससे अगले वाले में यदि मैं m वाला रखता तो क्या रखता, फाइव ऑफ एम ए बाई एम फैक्टोरियल इंटू क्या थी m वाली टर्म, जेड माइनस ए की पावर m। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो खाली यही बचेगा ना, फाइव एम ए बाई एम फैक्टोरियल, जेड माइनस ए से डिवाइड करते ही कट जाएगा, तो इधर अगले वाली टर्म में तो आएगा नहीं। उसके बाद जेड माइनस ए ऊपर चलता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि m तक ही पावर थी, m के बाद वाली तो आगे बढ़ गई, m प्लस वन आएगी तो ऊपर m बचे, एक पावर बचेगी, m प्लस टू आएगी तो ऊपर दो पावर बचेगी। तो मैंने इसको डिवाइड किया जेड माइनस ए की पावर m से, तो ये बन गया जेड माइनस ए की पावर n माइनस m। अब देखो एक चीज़ कि ये क्या बन गया, अब ये एक लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं बन गया, जिसका प्रिंसिपल पार्ट तो, जिसका सॉरी जर्नल पार्ट तो ये है,
ये तो आ गया जर्नल पार्ट जिसमें सारी पॉजिटिव पावर्स हैं, जेड माइनस ए की पावर एन माइनस एम ऊपर है ना सारी, कोई भी नेगेटिव पावर्स नहीं है, क्योंकि एन जो है वो एम से बड़ा है तो कभी नेगेटिव होगा नहीं है एन माइनस एम। इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगी, लेकिन जब अनइक्वल होगा मतलब तो एन बड़ा होता रहेगा, बड़ा होगा तो हमेशा पॉजिटिव पावर्स देगा। तो ये तो हो गया जर्नल पार्ट। अब इस पे आते हैं, ये दे रखा है प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स है देखो, जेड माइनस ए की पावर एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे चलती चलेगी, कहाँ तक जा रही है, एम पावर तक जा रही है। तो फाइनाइट टर्म्स आ गई। फाइनाइट टर्म्स आते ही आप क्या कह दोगे कि इसके पास एम ऑर्डर का पोल है। क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव पावर्स कितनी आएंगी देखो, ये भी नेगेटिव पावर है जेड की, ये भी नेगेटिव पावर्स वाली टर्म है, ये भी नेगेटिव पावर्स वाली टर्म है, और ये भी नेगेटिव पावर्स वाली टर्म है। ये सारी पॉजिटिव पावर्स वाली टर्म्स है क्योंकि बाकी नेगेटिव सारी जीरो हो गई है। तो ये पॉजिटिव पावर वाली टर्म है तो इसको तो जर्नल पार्ट बोल देंगे। ये आ गया आपका प्रिंसिपल पार्ट। अब प्रिंसिपल पार्ट्स में फाइनाइट्स नंबर ऑफ टर्म्स है, किसकी? जेड की नेगेटिव पावर्स की। तो जेड के पास जो एफ जेड है उसके पास क्या मिला, जेड इक्वल टू ए के ऊपर पोल मिल गया। फाइनाइट टर्म्स है तो पोल मिलेगा। पोल मिल गया कितने ऑर्डर का? एम ऑर्डर का पोल मिल गया, क्योंकि टर्म्स कितनी है, वन से शुरू हो जाओ, एक दो तीन चलती चली गई, कहाँ तक चले गए, एम तक चले गए। तो वन से लेके एम तक कितनी टर्म्स हो गई, एम टर्म्स हो गई। तो यहां से हम कह देंगे दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड इज ए पोल ऑफ ऑर्डर, एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड इक्वल टू ए। अब देखो हमें चाहिए कोफिशिएंट्स ऑफ वन बाई जेड माइनस ए, क्योंकि रेजिड्यू क्या था, वन बाई जेड माइनस ए का कोफिशिएंट मतलब बी वन। तो यहां से मिलेगा ना हमें वन बाई जेड माइनस ए। वन बाई जेड माइनस ए रखते ही क्या मिला हमें, फाइव एम माइनस वन इंटू ए बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये कोफिशिएंट आ गया, तो ये रेजिड्यू आ गया। एंड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए इक्वल टू क्या बन गया, फाइव ऑफ एम माइनस वन ए बाई एम माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो जब मैं m को वन रखूंगा, वन रखते ही फाइव ऑफ ए ही मिलेगा खाली, क्योंकि अब की बार m में माइनस m में थे डेरिवेटिव है, जैसे ही मैं m को वन रखूंगा तो मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना। तो ये आ गया फाइव ऑफ ए बाई कितना आ जाएगा, m को वन रखते ही जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया, फाइव ऑफ ए। तो m इक्वल टू वन पे तो रेजिड्यू आ गया कितना, फाइव ऑफ ए। जैसे ही मैं m को ग्रेटर देन टू रखूंगा तो ये आ गया, यही प्रूव करना था मेरे को। अब कन्वर्स पार्ट पे आते हैं कि एफ जेड के पास एक पोल है एम ऑर्डर का, ठीक है। अगर पोल है एम ऑर्डर का ए के ऊपर तो एफ जेड पक्का क्या रखेगा, लोरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन रखेगा। तो एफ जेड कैसे लिखा जाएगा, देखो भाई एम ऑर्डर का पोल है ए के ऊपर, तो जो टर्म्स आएंगी वो कहाँ तक आएंगी, मैंने पोल की डेफिनेशन में बताया था ना कि एम ऑर्डर का पोल है तो बी एम तक नॉन जीरो रहेंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो पहला बी वन मिला, बी टू मिला, बी थ्री मिला, बी एम नॉन जीरो, उसके बाद बी एम प्लस वन, बी एम प्लस टू सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास आया क्या, ये तो जर्नल पार्ट एज इट इज रख दिया हमने, प्लस बी वन बाय क्या आएगा, जेड माइनस ए, यही तो था ना आपका, इन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बाय जेड माइनस ए की पावर कितनी, जेड माइनस ए की पावर कितनी दे रखी है, एन। तो क्या है, एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन बाई ये है। तो हमें चलना क्या है, एम ऑर्डर का पोल है तो बी एम तक नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो। तो बी एम तक चलेंगे तो पहले एन को वन रखा तो ये मिलेगा हमें, फिर एन को टू रखा तो ये मिलेगा, फिर एन को थ्री रखा अगला मिलेगा, एन को एम रखते ही क्या मिलेगा, जेड माइनस ए की पावर एम बी एम, और फिर बी एम प्लस वन सारे जीरो हैं तो आगे रखते चलो तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो अगली टर्म सारी जीरो है। तो एफ ऑफ जेड ऐसे ही लिखा जाएगा। ये तो जर्नल टर्म आ गई, ये इसका प्रिंसिपल पार्ट आ, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में अगर एम ऑर्डर का पोल है तो कितनी टर्म्स चाहिए हमें, एम टर्म्स चाहिए। तो ये आ गया इसका प्रिंसिपल पार्ट। इसको बस अब रीडिफाइन करना है। हम मानते हैं कि फाइव ऑफ जेड आपका, लेट फाइव ऑफ जेड आपका आ गया बी एम प्लस बी एम माइनस वन जेड माइनस ए। मैंने किया क्या, मैंने ये जो टर्म दे रखी है इसको मैंने जेड माइनस ए की पावर एम से डिवाइड कर दिया, ताकि सारी टर्म्स जेड माइनस ए वाली ऊपर नजर आए हमको। जेड माइनस ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, ये जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एम बन गया, यहाँ पे जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन आ गया इंटू में, यहाँ बी टू इंटू जेड माइनस ए की पावर एम माइनस टू बन गया, और यहाँ पे बन गया खाली बी एम। तो फाइव ऑफ जेड क्या लिखा जाएगा, फाइव ऑफ जेड लिखा गया बी एम प्लस बी एम माइनस वन जेड माइनस ए एंड सोन बी वन इंटू जेड माइनस ए की पावर एम माइनस वन, प्लस ये टर्म हो गई आपकी। तो क्या आया आपके पास, देखो यहां से फाइव ऑफ जेड इक्वल टू लिखा जाएगा ना क्या, जेड माइनस ए की पावर एम इंटू एफ ऑफ जेड। कब, जब जेड ए के इक्वल नहीं होगा। जब जेड ए के इक्वल नहीं है मतलब जब जेड को ए के इक्वल नहीं रखोगे तो आपके पास आएगा क्या, जेड माइनस ए की पावर एफ ऑफ जेड ही तो है ये सारी टर्म्स। तो ये आ गया जेड माइनस ए की पावर एम इंटू एफ ऑफ जेड। लेकिन जब मैं जेड को ए के बराबर रखूंगा तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, बी एम के बराबर, क्योंकि जेड को ए के बराबर रखते ये सारी टर्म्स जीरो बन जाएंगी, खाली क्या बचेगा, बी एम बचेगा। तो क्या आ गया आपके पास, बी एम आ गया। और आप देख सकते हो फाइव ऑफ जेड जो है वो कैसा है, जेड इक्वल टू ए के ऊपर
नॉन एनालिटिक है, क्योंकि जेड इक्वल टू ए के ऊपर कोई सिंगुलरिटी नहीं है ना, तो जेड इक्वल टू ए के ऊपर ये क्या बनेगा, एनालिटिक। और जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए पे भी क्या बन रहा है, एनालिटिक। और जेड इक्वल टू ए के ऊपर भी क्या बन रहा है, एनालिटिक, क्योंकि ये जेड इक्वल टू ए के ऊपर क्या रखता है, बी एम। बी एम क्या है, एक कोफिशियंट है, और जो कि क्या है आपके पास, भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक कोफिशिएंट आ गया, डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया, तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये एनालिटिक हो गया। और नॉन जीरो भी है। नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि बी एम आपका क्या दे रखा है, नॉन जीरो कोफिशिएंट्स। बी एम नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है ना, बी एम नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आ गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस थ्योरम को करके बस एक चीज़ समझनी है हमें यहाँ से, क्या कि यदि आपके पास कहे कि फंक्शन के पास m ऑर्डर की जीरो है, तो फंक्शन को रखोगे आप जी ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए की पावर m। यदि आपके पास कहे कि फंक्शन के पास m ऑर्डर का पोल है, तो एफ जेड लिखा जाएगा फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर m। जी ऑफ जेड भी नॉन जीरो है ए पे, फाई ऑफ जेड भी क्या है, नॉन जीरो है ए पे। जी ऑफ जेड भी एनालिटिक है ए पे, फाई ऑफ जेड भी क्या होगा, एनालिटिक होगा ए पे। फाई ऑफ जेड की जगह यहाँ जी ऑफ जेड भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही है। जी ऑफ जेड फाई ऑफ जेड, बस थोड़ा सा अलग सा लगे तब लिख रखा है। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम, वेयर जी जेड इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट ए। तो हम बोल देंगे फंक्शन के पास एम ऑर्डर का क्या रहता है, पोल रहता है। यदि एम वन हो गया तो जेड माइनस ए की पावर वन आ गई, तो हम बोलेंगे फंक्शन के पास एट जेड इक्वल टू ए पे एक ऑर्डर का पोल, और एक ऑर्डर को पोल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पोल बोलते हैं। तो हम कह देंगे ए पे क्या है, सिंपल पोल रखता है। नेक्स्ट देखो, इसी पे बेसिक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं। एफ ऑफ जेड दे रखा है जेड प्लस वन बाई जेड स्क्र प्लस नाइन हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट एट जेड इक्वल टू थ्री आइटा। ये कह रहा है जेड इक्वल टू थ्री आइटा पे ही क्या रखता है, ये सिंगुलर पॉइंट रखता है। तो हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे, देखो कैसे लिख पाए। एफ ऑफ जेड आपके पास दे रखा है, तो मैं पहले एफ ऑफ जेड को रीडिफाइन करता हूँ। क्या होगा, जेड प्लस वन अपॉन ये जेड स्क्र प्लस थ्री का स्क्वायर क्या बनेगा, जेड माइनस थ्री आयोटा इंटू कितना बनेगा, जेड प्लस थ्री ऑफ आयोटा। तो ये बना जेड माइनस थ्री आयोटा, और जेड प्लस कितना बन गया, थ्री ऑफ आयोटा। तो ये कह रहा है कि जेड इक्वल टू थ्री आयोटा पे सिंगुलरिटी है, तो जेड इक्वल टू थ्री आयोटा मतलब इस पे सिंगुलरिटी दे रखी है, यहाँ पे तो माइनस थ्री आयोटा बनेगा। तो थ्री आयोटा पे सिंगुलरिटी है, तो सिर्फ आपको थ्री आयोटा पे देखना है। तो थ्री आयोटा पे देखेंगे तो बाकी फंक्शन हर जगह क्या बनेगा, एनालिटिक बनेगा। तो हम जो फाई जेड को मानेंगे वो क्या मान लेंगे, जो बाकी बच गया वो पूरा जेड प्लस वन बाई कितना, जेड प्लस थ्री ऑफ आयोटा, क्योंकि इस पे थ्री आयोटा रखने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हमने किया क्या, फाई ऑफ जेड को डिफाइन करना है। फाई ऑफ जेड ऐसा लेना है कि आपका जो फाई ऑफ जेड बने ना वो एनालिटिक रहे थ्री आयोटा के ऊपर, क्योंकि आपको थ्री आयोटा पे सिंगुलरिटी दे रखी है। क्योंकि वहाँ डेफ थ्योरम में पढ़ा था ना कि फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए, और नॉन जीरो भी होना चाहिए, नॉन जीरो भी है। तो हमने एफ ऑफ जेड को क्या मान लिया, फाई ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस थ्री आयोटा। देखो मैं जैसे ही फाई ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो पूरा फंक्शन बन जाएगा। तो एफ ऑफ जेड ये आ गया, वेयर फाई ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस वन बाई जेड प्लस थ्री ऑफ आयोटा। अब देखो फाई ऑफ जेड एनालिटिक है थ्री आइटा के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है थ्री आइटा पे, क्योंकि नीचे थ्री आइटा रखेंगे तो सिक्स आइटा बना। सिक्स आइटा पे कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए बस। तो फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू थ्री आइटा। एंड अब हमें पता था कि भाई देखो ये क्या है आपका, जेड माइनस थ्री आइटा पे सिंपल पोल है। भाई एक पावर है ना, एक पावर है तो थ्री आइटा पे कितना बन गया, सिंपल पोल। सिंपल पोल बनते ही हमें पता था ना कि m इक्वल टू वन रखते ही रेजिड्यू क्या आता है, फाई ऑफ ए आता है। तो अब मतलब a कितना दे रखा है, थ्री आइटा, तो अब हमें बस फाई ऑफ थ्री आइटा की वैल्यू चाहिए। तो फाई इक्वल टू जैसे ही हम फाई ऑफ थ्री आइटा रखेंगे, थ्री माइनस आइटा बाई सिक्स, ये क्या आ गया, रेजिड्यू आ गया किसके ऊपर, थ्री आइटा के ऊपर। इसके बाद कह रहे हैं यदि आप z इक्वल टू माइनस थ्री आइटा पे निकालना चाहो तो हम जी जेड को क्या मान लेंगे, जी जेड बन जाएगा जेड प्लस वन बाई जेड माइनस थ्री आइटा, और एफ ऑफ जेड बन जाएगा फाइव ऑफ जेड बाई कितना, जेड प्लस थ्री आइटा। तो आप फिर क्या करेंगे, जेड की जगह रख देंगे माइनस थ्री आइटा किसके अंदर, तो फिर आपका फाइव ऑफ जेड क्या बनेगा, फाइव ऑफ जेड बन जाएगा कितना, जेड प्लस वन बाय जेड माइनस ऑफ थ्री आइटा। ये बन गया फाइव ऑफ जेड। अगर मैं माइनस थ्री आइटा पे बात करूं तब भी ये जीरो नहीं बनेगा, तो फाइव ऑफ जेड एनालिटिक रहेगा किसके ऊपर, माइनस थ्री आइटा के ऊपर। तो रेजिड्यू क्या आ जाएगा, रेजिड्यू आ जाएगा अब आपका फाइव ऑफ माइनस थ्री आइटा। माइनस थ्री आइटा यहाँ रखो, ये आंसर आ जाएगा, ये रेजिड्यू निकल जाएगा। तो सिंपल पोल था, तो डायरेक्ट हमें पता है सिंपल पोल पे क्या बनेगा, फाइव ऑफ ए बनेगा। अगर ए पॉइंट पे रेजिड्यू निकाल रहे हैं तो फाइव ऑफ ए रख दिया तो रेजिड्यू आ गया। रेजिड्यू को लेके अभी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पूरी यूनिट फोर्थ यूनिट रेजिड्यू की है। वहाँ पे बेसिक से शुरू से लेके बहुत क्वेश्चन आएंगे, सारे करेंगे वहाँ पे। इसीलिए मैं रेजिड्यू को ज़्यादा अभी नहीं करवा रहा हूँ। तो आपको रेजिड्यू अभी करना भी नहीं है। 30 नंबर वन पेज जो है उस पर ये एग्जाम्पल दे रखा है एक छोटा सा, ये एक बार देख लेना, बस करना नहीं है ये आपको, क्योंकि ये पूरे एग्जाम्पल वहाँ पे मिलेंगे फोर्थ यूनिट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।
नेक्स्ट दे रखा है देखो आपके पास क्या, जीरोज एंड पोल्स। ये इंपॉर्टेंट है। जीरोज एंड पोल्स क्या कहता है कि हम किसी फंक्शन की जीरो अगर एम ऑर्डर की है तो हम उससे क्रिएट कर सकते हैं एम ऑर्डर के पोल भी। ये क्या कह रहा है देखो, सपोज डैट टू फंक्शंस पी एंड क्यू आर एनालिटिक एट ए पॉइंट ए के ऊपर एनालिटिक दे रखे हैं दो फंक्शन पी और क्यू, और पी ऑफ ए दिया हुआ है नॉन जीरो, और क्यू के पास दे रखा है जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट ए पॉइंट के ऊपर एम ऑर्डर की जीरो दे रखी है। तो हमें बताना है कि पी जेड बाई क्यू जेड जो फंक्शन बनेगा ना, उसके पास क्या रहेगा वो। अब देखो एम ऑर्डर की जीरो क्यू के पास है और क्यू नीचे रखते ही क्या बन जाएगा, वो एम ऑर्डर का पोल बन जाएगा। किसके ऊपर, एट ए के ऊपर। तो देखो सिंपल सा दे रखा है, पहले तो अपने पास जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। सिंस क्यू हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट ए, क्यू के पास एम ऑर्डर की जीरो है, तो जीरो है तो फंक्शन किस तरह लिखा जाएगा, क्यू जेड लिखा जाएगा जेड माइनस ए की पावर एम इंटू जी जेड, वेयर जी जेड जो होगा वो एनालिटिक होगा ए के ऊपर, और नॉन जीरो भी होगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। देयरफॉर ये सारी डेफिनेशंस आप कर सकते हो। क्यू जेड कैसे लिखा जाएगा, जेड माइनस ए की पावर एम इंटू जी ऑफ जेड, वेयर जी इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट ए के ऊपर। अब देखो आपको चाहिए था पी जेड बाई क्यू जेड, पी जेड बाई क्यू जेड करते ही क्या बना, पी जेड बाई क्यू जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम। अब देखो ये वाला फंक्शन जी जेड एनालिटिक ए पे है ही, पी जेड भी एनालिटिक दे रखा है और नॉन जीरो दे रखा है, तो ये तो पूरा एनालिटिक हो गया। एनालिटिक हो गया किसके ऊपर, एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर। एनालिटिक भी हो गया और नॉन जीरो भी हो गया किसके ऊपर, एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर। ये पूरा फंक्शन नॉन जीरो भी हो गया और एनालिटिक भी हो गया। तो ये वाले फंक्शन को मैं एक नाम दे दूं, मैं क्या नाम दे दूं, मैं इसको नाम दे देता हूं फाई ऑफ जेड, वेयर फाई ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, पी ऑफ जेड बाई जी ऑफ जेड। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया फाई ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस ए की पावर एम, और पी ऑफ जेड बाई जी जेड, मतलब ये वाली चीज आ गई। पी ऑफ जेड बाई क्यू जेड को आप ये लिख सकते हो ना, फाई ऑफ जेड बाई कितना, जेड माइनस ए की पावर एम। अब एक चीज देखो, ये वाला एक नया फंक्शन तैयार हो गया जिसको मैं नाम दे रहा हूं एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड इसके बराबर लिखा गया, और फाई ऑफ जेड जो है वो नॉन जीरो है किसके ऊपर, एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर, और जेड माइनस ए की पावर एम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ क्या, अभी अभी तो थोरम पड़ी है, अगर इस तरह फंक्शन लिखा गया, ऊपर वाला आपका एनालिटिक भी है और नॉन जीरो दे रखा है किसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है एफ जेड की, तो जेड माइनस ए की पावर एम, मतलब एम ऑर्डर का पोल हो जाएगा फंक्शन के पास कितना, किसके ऊपर, जेड इक्वल टू ए के ऊपर। तो हम बोल देंगे डायरेक्ट जेड इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन क्या रखता है, एम ऑर्डर का पोल रखता है। तो बस यही प्रूव करना था कि हम इसको किस में क्रिएट कर सकते हैं। अगर जीरो दे रखी है तो हम उसको रेसिप्रोकल करते हुए, उसको मतलब नीचे लिखते हुए जिस पे जीरो है, जिस फंक्शन के पास जीरो एम ऑर्डर की, उसको नीचे लिखते हुए हम उसको क्या बना देंगे, पोल बना देंगे। देखो वही बना है, जैसे कि हमने क्यू जेड को नीचे रखा तो ये क्या बन गया आपके पास, पोल बन गया एम ऑर्डर का एट जेड इक्वल टू ए के ऊपर। बीच में एक पेज पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो अभी आपको नहीं करने, फोर्थ यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको सारे एग्जाम्पल कहूँगा, तब आपको सारी चीज़ें करनी है। ये बीच का जो 34 और 35 नंबर पेज जो है इस पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो अभी नहीं करने हैं आपको, क्योंकि ये सारे रेजिड्यू के हैं, और रेजिड्यू हम फोर्थ यूनिट में स्टार्टिंग जो आपका चैप्टर है, देखो मैं फोर्थ यूनिट को दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। फोर्थ यूनिट देखो, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू एट ए सिंगुलरिटी, सब चीज़ें बेसिक में पूरे पे रेजिड्यू ही निकालना है हमें, तो वहाँ करेंगे हम सारी चीज़ें, अभी हम नहीं करेंगे। 36 नंबर पेज पे चलते हैं। 36 नंबर पेज क्या कहता है, बिहेवियर ऑफ एफ नियर आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एफ का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट के नज़दीक कैसा बिहेवियर होता है। तो इस पर एक थ्योरम दे रखी है पहले, इफ ए इज ए पोल ऑफ ए फंक्शन एफ देन लिमिट जेड टेंस टू ए एफ ऑफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। यदि ए पोल दे रखा है किसी फंक्शन एफ का, तो फंक्शन की लिमिट निकालेंगे ना, जब भी हम z इक्वल टू ए के ऊपर, z टेंस टू ए पे लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट हमेशा क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। देखो सपोज ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम, पहले हमने माना कि ए पोल है ऑर्डर एम का, देन एफ ऑफ जेड कैसे लिखा जाएगा, फाई ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर एम, वेयर फाई ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड नॉन जीरो एट ए के ऊपर। अब लिमिट जेड टेंस टू ए करते हैं, लिमिट जेड टेंस टू ए, वन बाई एफ ऑफ जेड निकालते हैं हम। वन बाई एफ ऑफ जेड की लिमिट जीरो आएगी तो एफ ऑफ जेड की लिमिट क्या आनी चाहिए फिर, इन्फिनिटी। तो मैं वन बाई एफ ऑफ जेड की निकालता हूं, तो वन बाई एफ ऑफ जेड कितना हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए की पावर एम बाई फाई ऑफ जेड, और ये पता है हमें फाई ऑफ जेड जेड इक्वल टू ए पे नॉन जीरो दिया हुआ है, ये वाली चीज नॉन जीरो है आपके पास। और जैसे ही मैं ए पुट करूंगा लिमिट, तो ये क्या बन गया, ए माइनस ए जीरो, तो जीरो अपॉन बन गया ये फाई ऑफ ए। फाई ऑफ ए नॉन जीरो है, तो जीरो अपॉन समथिंग नॉन जीरो चीज किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। तो वन बाई एफ ऑफ जेड की लिमिट जीरो आई, तो एफ ऑफ जेड की क्या आ जाएगी आपके पास फिर, इन्फिनिटी। तो देखो अगर किसी पॉइंट पे पोल है फंक्शन का, तो उस पॉइंट पे जैसे ही हम लिमिट निकालेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आएगी।
इसके बाद थ्योरम दे रखी है आपके पास, इफ ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी पॉइंट ऑफ ए फंक्शन एफ देन एफ इज एनालिटिक एंड बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ये तो हमने पहले भी बता रखा है कि भाई अगर किसी पॉइंट के ऊपर रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखता है तो हम एफ को रीडिफाइन करते हुए उसको वहाँ पे क्या बना सकते हैं, एनालिटिक बना सकते हैं। तो वही चीज़ें ये कह रहा है कि अगर ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखता है किसी पॉइंट ए के ऊपर, अगर ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है किसी पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन एफ का, देन एफ इज एनालिटिक एंड बाउंडेड इन सब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो सिंस देखो ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ है तो एफ ऑफ ए कैन बी डिफाइंड सो डैट एफ इज एनालिटिक इन ए डिस्क दिस। एफ को हम एनालिटिक बना सकते हैं डिफाइन करते हुए, तो एफ एनालिटिक है तो एफ कंटिन्यूस भी होगा। देखो एफ एनालिटिक इस डिस्क पे है तो कंटिन्यूस तो पूरी डोमेन पे हो जाएगा। तो कंटिन्यूस होगा किस पे, जेड माइनस ए लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन जो है वो छोटा माना हुआ है हमने किससे, आर से। कॉन्सिक्वेंटली एफ बाउंडेड भी होगा इन दैट डिस्क, हेंस एफ इज एनालिटिक एंड बाउंडेड इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस। तो आपके पास आएगा क्या, ये प्रूव करना था एफ एनालिटिक भी होगा और बाउंडेड भी होगा किसके ऊपर, किसी डिस्क के ऊपर। नहीं करना है, छोटा सा थ्योरम है, इसके ऊपर देखो बेस अभी यहाँ पे आएगी। देखो क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको नाम देते हैं हम क्या, रिमांस थ्योरम। रिमांस थ्योरम क्या कहती है आपकी, सपोज दैट ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक एंड बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड 0 लेस देन इक्वल टू जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन। आपके पास क्या दिया हुआ है कि कोई फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है एंड बाउंडेड दिया हुआ है इन सम डिलीटेड नेबरहुड 0 लेस देन जेड माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन के अंदर ऑफ ए पॉइंट ए। इफ एफ इज नॉट एनालिटिक एट ए, तो एफ यदि एनालिटिक नहीं है ए के ऊपर तो पक्का एफ वहाँ पे जो ए जो होगा वो वहाँ पे क्या होगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो देखो एक चीज़, एफ एनालिटिक दिया हुआ है ए की डिलीटेड नेबरहुड में। डिलीटेड नेबरहुड क्या होती है, किसी पॉइंट जिसकी हम नेबरहुड ले रहे हैं उससे उस पॉइंट को रिमूव कर दो, जो बाकी नेबरहुड बच गई वो सारी क्या होती है आपकी, डिलीटेड नेबरहुड होती है। तो एट ए पॉइंट ए इफ एफ इज नॉट एनालिटिक एट ए, यदि एफ एनालिटिक नहीं होगा तो वहां पे पक्का क्या मिलेगी, ए के ऊपर रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिलेगी। देखो सिंस एफ इज नॉट एनालिटिक एट ए पे एनालिटिक नहीं है तो ए पे पक्का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगी। तो एफ जेड का आप लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हो, किसी पॉइंट पे अगर सिंगुलर पॉइंट हो जाए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट तो वहाँ पे उसका क्या कर सकते हो आप, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि ये मान लिया इस पॉइंट की नेबरहुड थी और यहाँ पे एनालिटिक नहीं है तो इस पॉइंट को हटाते ही डिलीटेड नेबरहुड क्या बन जाएगा, यहाँ पे एनुलस रीजन। और एनुलर रीजन जो रिंग सेव रीजन बनता है उसमें एफ जेड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस पॉइंट पे लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो लेट सी डिनोटेड द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल जेड माइनस ए इक्वल टू आर। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपके पास ए, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सेंटर दे रखा है। ए को सेंटर मानते हुए हमने क्या मान लिया, आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और सी आपका एक सर्कल आ गया। लेट सी डिनोट्स द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल जेड माइनस ए इक्वल टू आर वेयर आर जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। देखो ये आपका पूरा डोमेन दे रखा था, बड़े वाला डोमेन जो हमने माना हुआ है एप्सिलॉन रेडियस का है, और जो छोटे वाला जो सर्कल माना हुआ है हमने सी, ये आर रेडियस का एक सर्कल मान लिया जो ए को कवर कर रहा है। दस द कोफिशिएंट्स बी एन इन द एक्सपेंशन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड वेयर बी एन क्या होता है आपका, यही होता है बी एन की वैल्यू। लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो बी एन लिखते हैं 1/2 आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड बाई जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1। अब क्या करते हैं, देखो हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं एफ के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिलेगी तो क्यों ना मैं इस पार्ट को ही जीरो दिखा दूं। जैसे ही ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो मतलब एफ जेड के पास प्रिंसिपल पार्ट नहीं है। प्रिंसिपल नहीं होने पे हम क्या कहते हैं कि एफ जेड के पास जो भी टर्म्स हैं वो सारी क्या बची है, जनरल पार्ट वाली बची हैं। जब सारी प्रिंसिपल टर्म्स रिमूव हो जाएं तो एफ जेड के पास क्या हो जाती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाती है। तो वही काम करना चाह रहे हैं हम, बी एन को जीरो दिखाएंगे। देखो क्या आ गया यहाँ से नाउ The boundedness condition on f tells us about that it is a positive constant m such that f of z का मॉडुलस जो रहेगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, लेस देन है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एफ जेड आपका क्या दिया हुआ है, एनालिटिक दिया हुआ है एंड बाउंडेड दिया हुआ है। एफ जेड एनालिटिक और बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉजिटिव नंबर m मिलेगा हमें कि एफ जेड का मॉडुलस रहेगा लेस देन इक्वल टू m। अब बी एन को लेके चले, बी एन का मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ दिस के बराबर, क्योंकि बी एन की वैल्यू है ये। अब आएगा क्या,
आइटा का मॉडुलस, अब इंटीग्रेशन का जो मॉडुलस है वो लेस देन हो जाएगा मॉडुलस के इंटीग्रेशन से, तो लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा दिया और मॉडुलस जो है वो सब पे हमने अलग अलग ऑपरेट कर दिया। आइटा का मॉडुलस 1 हो गया तो इसलिए आइटा हट गया, तो 1/2 पाई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन एम, तो वैल्यू पुट कर दी, एम बाहर आ गया तो लेस देन इक्वल टू m/2 पाई आ गया, डी जेड का मॉडुलस अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन। जेड माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, क्योंकि सी सर्कल है तो जेड माइनस ए बराबर आर दिया हुआ था स्मॉल आर, तो आर की वैल्यू आ गई माइनस एन प्लस वन, ये भी बाहर आ गया। ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर सी डी ऑफ जेड का मॉडुलस, और ये बार बार बता रखा है मैंने किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर की पावर एन माइनस 1/2 पाई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये बन गया एम आर की पावर एन। अब देखो सिंस द कोफिशिएंट्स बी एंड आर कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉन्स्टेंट ही होंगे, एंड सिंस आर कैन बी चूजन आर्बिट्रेरी स्मॉल, और हम आर को कितना भी स्मॉल रेडियस का ले सकते हैं, तो हमने आर को क्या करा दिया, टेंस टू जीरो करा दिया। जैसे ही हम आर को छोटा लेंगे, मतलब बहुत छोटा लिया, जैसे ही हमने आर को छोटा लेंगे तो उसकी पावर एन, एन करते ही जैसे ही हम एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो ये आपके पास आ क्या जाएगा, मैंने मान लिया आर 1/2 है तो 1/2 की पावर एन एम आ गया, तो मैं जैसे ही एन को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा, मतलब एन को बढ़ा लेता चला जाऊंगा, तो बढ़ा लेता चला जाऊंगा तो ये आपके पास किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो बी एन किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर। जब आप एन को 1 2 3 एंड सो ऑन रखोगे इन द लोरेंट सीरीज 1, दिस शोज दैट द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ एट ए कंटेन्स नो टर्म्स, एक भी टर्म्स नहीं है, तो एफ के पास क्या होगी, जेड इक्वल टू ए पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी थ्योरम आती है कैसरटी-वेस्ट्रास थ्योरम, सपोज दैट ए इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ ए। अब की बार रिमूवेबल पे था, अब की बार आ गई एसेंशियल। ए के पास क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी है किसी पॉइंट ए के ऊपर, ए जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है ऑफ ए फंक्शन एफ एंड सी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह रहा है, देखो सपोज दैट ए इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ, ए जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है किसी फंक्शन एफ की, और सी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन द इनइक्वालिटी एफ जेड माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन इज सेटिस्फाई एट सम पॉइंट जेड इन ईच डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस। ए की जो डिलीटेड नेबरहुड है उसमें वो सेटिस्फाई करेगी किसको, एफ जेड माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन को। इन अदर वर्ड्स क्या कहना चाह रहा है ये, in each deleted neighborhood of essential singularity a function assumes values arbitrarily close to the given number। देखो प्रूव कैसे करेंगे, हमने माना सिंस a is isolated singularity of f देयर इज ए डिलीटेड नेबरहुड मिलेगी भाई थ्रू आउट वेयर एफ इज एनालिटिक। अगर मान लिया वही बात आती है कि ए पे एनालिटिक है, सॉरी ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो ए पॉइंट पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो इसकी डिलीटेड नेबरहुड लेते ही मतलब ए को रिमूव करते ही यहाँ पे होल बन जाएगा, और बाकी हर जगह तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो ये कह रहा है सिंस ए इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ देयर इज ए डिलीटेड नेबरहुड थ्रू आउट विच एफ इज एनालिटिक। तो इफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, हम मानते हैं कि थ्योरम ट्रू नहीं है, तो इसने कहा था कि देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर सी एंड ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ जेड माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन। हम कहते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं है, थ्योरम ट्रू नहीं है तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्या होगा, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन पे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन व्हेन एवर जीरो लेस देन जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। सो द फंक्शन जी जेड किसके इक्वल आया, 1/f ऑफ जेड माइनस सी। अब देखो एफ ऑफ जेड माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, मतलब एप्सिलॉन से बड़ा होता चला जा रहा है, और ये कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो जैसे ही मैं 1/, करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, फिर बाउंडेड के बराबर आ जाएगा। और साथ साथ कैसा होगा, ये जी जेड जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। क्यों, क्योंकि एफ जेड माइनस सी, अगर मैं बात करूंगा एफ जेड माइनस सी की, तो एफ जेड माइनस सी जो दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है, देखो एफ जेड आपके पास कैसा फंक्शन दिया हुआ है, एफ जेड आपके पास दिया हुआ है ऐसा फंक्शन जो ए के ऊपर क्या रखता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। लेकिन डिलीटेड नेबरहुड की बात हो रही है, डिलीटेड नेबरहुड आते ही आपके पास क्या आ जाएगा, एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड एनालिटिक है, माइनस सी करेंगे तब भी एनालिटिक, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं माइनस कर दूंगा एफ जेड में से तब भी वो क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। और साथ साथ 1/this किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या आ जाएगा यहाँ से, एनालिटिक। तो जी जेड आपके पास क्या रहेगा, एनालिटिक फंक्शन रहेगा। और साथ साथ बाउंडेड इसलिए क्योंकि एफ जेड माइनस सी का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो जैसे ही मैं 1 करूंगा तो वो जीरो के आसपास रहेगा। तो 1/this क्या आ जाएगा आपके पास, बाउंडेड एंड एनालिटिक इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अब जी जेड यदि एनालिटिक है तो जो रिमांस थ्योरम थी इससे पहले वाली, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर जी जेड एनालिटिक है
एनालिटिक हुआ तो उसके पास क्या मिलेगा, अगर डिलीटेड नेबरहुड में एनालिटिक हो गया तो ए के ऊपर क्या मिलेगी आपको, रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिलेगी। तो आगे देखो, हैंस बाय रीमान्स थ्योरम ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ जी एंड लेट g defined at a so that it is analytic there if g of a non-zero then the function f of z which can be written as f of z किसके बराबर आ जाएगा, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 1/gz प्लस c के इक्वल, वेयर क्योंकि जी जेड की वैल्यू दे रखी है किसके इक्वल, 1/f(z - c), तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, f(z - c) की वैल्यू हो जाएगी 1/gz और f(z) की वैल्यू आ जाएगी 1/gz प्लस c। और ये आपके पास कैसा दे रखा है, नॉन जीरो एट z इक्वल टू a के ऊपर, क्योंकि अभी अभी तो कहा है रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो आएगा क्या आपके पास, f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 1/g ऑफ a प्लस a, बट दिस मीन्स दैट a इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ f। यहाँ पे क्या होगा कि a के पास क्या मिलेगी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड पे f ऑफ a भी क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। तो ये तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी रख रहा है, लेकिन कंट्राडिक्शन लगी क्योंकि फंक्शन पे a पे क्या रखता था, असेंशियल सिंगुलरिटी रखता था। ये तब लगी जब हमने माना कि f ऑफ z माइनस सी का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ z माइनस सी का मॉडुलस क्या आ गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। अब कह रहा है कि यदि जी ऑफ ए नॉन जीरो, जी ऑफ ए इक्वल टू जीरो हुआ, तो जी ऑफ ए जीरो होते ही आपके पास क्या होगा, द फंक्शन जी मस्ट हैव ए जीरो ऑफ सम फाइनाइट ऑर्डर एम एट ए बिकॉज जी ऑफ जेड इज नॉट आइडेंटिकल इक्वल टू जीरो इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दिस जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। सिंस एफ ऑफ जेड जो दे रखा है उसके पास क्या है, एफ हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट ए। सो वंस अगेन वी हैव ए कंट्राडिक्शन सिंस ए इज असेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। क्योंकि देखो जैसे ही मैं जी ऑफ ए को नॉन जीरो लेता हूं तो ये फंक्शन बन गया रिमूवेबल सिंगुलरिटी पे, क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड पे क्या हो गया, फिर ये पूरा एनालिटिक हो गया। लेकिन अगर जी ऑफ ए जीरो होता है, ये नीचे वाला जीरो बनता है, तो अभी अभी तो थ्योरम पढ़ी है इससे पहले कि जो हमें क्या मिलेगा, एक पोल मिलेगा। कितने ऑर्डर का मिल सकता है, हम एम ऑर्डर का मान लेते हैं कि दिस इंप्लाइज द फंक्शन जी मस्ट हैव ए जीरो ऑफ सम फाइनाइट ऑर्डर। अगर जी ऑफ ए जीरो हुआ तो जी ऑफ ए जो है बाउंडेड है। जी ऑफ जेड जो बाउंडेड फंक्शन है तो इनफाइनाइट तो रख ही नहीं सकता ना वो जीरो, तो क्या रखेगा, एक फाइनाइट ऑर्डर की जीरो रखेगा। जी ऑफ ए फाइनाइट ऑर्डर की जीरो रखता है तो 1 ऑफ जी ऑफ ए क्या रखेगा, फाइनाइट ऑर्डर का पोल रखेगा। हम वो फाइनाइट ऑर्डर मान लेते हैं कितना, एम। अगर फाइनाइट ऑर्डर का पोल रखते ही फिर से कंट्राडिक्शन आ गई कि एफ जेड के पास तो पोल मिल गया, लेकिन एफ जेड के पास क्या थी, ए के ऊपर असेंशियल सिंगुलरिटी थी। हर बार कंट्राडिक्शन लगेगी, चाहे आप जी ऑफ ए को जीरो लो, चाहे आप जी ऑफ ए को क्या ले लो, नॉन जीरो ले लो।